students, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing a brief overview of your chapter 11. Let's start. अगर हम देखें तो invertebrate porifera से लेकर humans तक के सारे organisms have one thing in common. They all have digestive system. The purpose of animal digestive system is to convert the complex molecules into simpler nutrients, to provide you energy in order to keep you alive, and to provide the raw materials to your body for growth and development. अगर देखा जाए तो human digestive system have more than 10 organs and all are working together to provide you nutrients and energy. अब हम बात करते हैं human digestive system की. Human digestive system का स्टार्ट माउथ से होता है, बल्कि उससे भी पहले स्टार्ट होता है. जैसे ही अरोमा यानी खुशबू आपकी नोज के थ्रू एंटर होते आपके सिस्टम में, आपका माउथ स्टार्ट कर देता है डेवलपिंग सलाइवा जूस. माउथ को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं. टेकिंग फूड इनसाइड योर माउथ इज नॉन एज इंजेशन. हमारे ओरल कैविटी में 2 टाइप की डाइजेशन हो रही होती है. मैकेनिकल डाइजेशन, ये वो है जिससे आप अपने टीथ के थ्रू अपनी फूड को च्यू करते हो ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो. जैसे ही फूड का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम्स जो हैं वो इजीली एक्ट कर सकेंगे. फिर आती है हमारे पास केमिकल डाइजेशन. केमिकल डाइजेशन में आपके फूड का एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन होता है और मिक्स होती है आपकी फूड विद वाटर एंड सलाइवरी अमाइलेज. अमाइलेज का काम आपके फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करना है. दैट्स वाई आपने देखा होगा जब आप पोटैटो या ब्रेड अपने माउथ में लेके जाते हैं तो आफ्टर सर्टेन च्यूइंग आपको उसका स्वीटनेस यानी कि ग्लूकोज का फ्लेवर फील होना शुरू हो जाता है. जैसे ही हमारे माउथ के अंदर जो है फूड अच्छी तरह च्यू हो जाएगी तो हमारी फूड कन्वर्ट हो जाएगी इनटू बॉल लाइक मैस विच इज नॉन एज बोलस. और ये बोलस जो है वो पुश होगा फेनेक्स से अंदर और इस प्रोसेस को हम सॉइलिंग का प्रोसेस कहते हैं. सॉइलिंग के बाद आपकी फूड जो है वो इसोफेगस के अंदर एंटर हो जाती है और इसोफेगस वो पाथ है जो कि कनेक्ट करता है आपके माउथ को थ्रू योर स्टमक. अगर हम बात करें इसोफेगस के फंक्शन की तो इसोफेगस जो है वो उसमें डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता. इसका एक ही काम है कि आपके वो जो फूड का बोलस है उसको माउथ से लेकर स्टमक तक बाहिफाजत पहुंचाना, और वो पहुंचाता है थ्रू अ वेव ऑफ रिलैक्सेशन एंड कंस्ट्रक्शन नॉन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर आप उल्टा लटक के भी खाना खाएं तो ये जो मूवमेंट होती है वो आपके फूड को माउथ से बाहर नहीं आने देती. अब हम बात करते हैं, यहाँ तक तो हमारी माउथ की जो फूड थी वो आपके स्टमक तक रीच हो गई. नाउ दिस फूड रीचेस टू योर स्टमक थ्रू द गेट विच इज नॉन एज कार्डिक स्फिंक्टर. देखा जाए तो स्टमक इज जस्ट अ मस्कुलर बैग, लेकिन इट प्लेज अ वाइटल रोल इन योर डाइजेशन. सो उसके डाइजेशन का प्रोसेस डिस्कस करने से पहले हम उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं. द स्टमक कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स. द आउटर मोस्ट लेयर इज नॉन एज सिरोसा लेयर. सिरोसा लेयर आपकी स्टमक की सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट लेयर होती है और आपके स्टमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. उसके बाद हमारे पास आती है मस्कुलर एक्सटर्ना. मस्कुलर एक्सटर्ना आपके स्टमक को प्रोवाइड करती है एक्स्ट्रा इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ ताकि आपकी जो फूड है वो अच्छी तरह चर्न हो सके और मिक्स हो सके फॉर द डाइजेशन. देन हमारे पास आती है सब म्यूकोसा लेयर और आखिर में हमारे पास आती है म्यूकोसा लेयर. म्यूकोसा लेयर स्टमक को डाइजेस्टिव जूसेस से प्रोटेक्ट करती है और उसके अंदर कुछ ऐसे सुराख होते हैं जिनको हम पिट्स कहते हैं, जिसके थ्रू गैस्ट्रिक जूस जो है वो इजीली स्टमक के अंदर रिलीज होता है. अब हम बात करते हैं उसके डाइजेशन के प्रोसेस की. जैसे ही फूड आपके स्टमक में एंटर होती है आपका स्टमक रिलीज करता है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस. इस गैस्ट्रिक जूस में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि बैक्टीरिया और अदर हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करते हैं. और इसका दूसरा काम एंजाइम पेप्सिन की एक्टिवेशन होती है जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं. कांस्टेंट चर्निंग एंड डाइजेशन ऑफ योर मसल्स वो फूड को फर्दर ब्रेक डाउन करती है और फूड को कन्वर्ट करती है इनटू लिक्विडी सब्सटेंस विच इज नॉन एज काइम. अगर हम पिज़्ज़ा को देखें तो हमें भूख लगती है और इसी तरह अगर हम लेमन को देखें तो हमारे माउथ में पानी आता है. तो इसका मतलब है कि हमारी डाइजेशन का प्रोसेस हमारे न्यूरॉन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं. जैसे ही आपके पास अरोमा आता है तो आपकी जो न्यूरॉन स्टिमुलेशन है वो एक्टिवेट होती है और वो स्टमक के अंदर रिलीज करती है एसिटाइल कोलिन. इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं या इमोशनल डिसऑर्डर होता है तो आपके डाइजेशन का प्रोसेस प्रॉपर नहीं होता.
अब हम स्टमक की डाइजेशन यहाँ तक कंप्लीट होगी। उसके बाद स्टमक से फूड निकल कर इंटेस्टाइन में एंटर हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, डुडेनम, जुजिनम एंड इलियम। अगर साइज की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग और उसके अंदर काफी सारे इनर फोल्ड्स होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। विलाई का फंक्शन ये है कि वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हद तक इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आपकी फूड डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में इजी हो जाती है और वो जल्दी से एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं डुडेनम की। आपके स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट डुडेनम पार्ट करता है और स्टमक से फूड एंटर होती है इनटू डुडेनम थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये आपका डुडेनम आपके स्टमक से काइम रिसीव करता है और एकदम से ज़्यादा काइम नहीं रिसीव होगा, थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल अमाउंट पोर्शंस ऑफ काइम जो है वो आपके डुडेनम में जाते जाएंगे और फिर जैसे ही डुडेनम में फूड एंटर होगी इसके साथ लीवर और गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस भी रिलीज होगा जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है फूड की। द पेनक्रियाटिक जूस डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज इट कंटेन्स सॉल्ट्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम और उसके साथ साथ इसके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजीन एंड काइमोट्रिप्सिन। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करें टुवर्ड्स द नेक्स्ट 2 पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन तो हमारे पास जुजिनम और इलियम आता है। द रिमेनिंग डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे कंप्लीट होती है। यहाँ पे आपका काइम टर्न हो जाता है इनटू वाटरी इमल्जन विच इज नॉन एज काइल। यहाँ तक डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस की। डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन ही जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि हर बायोमोलिक्यूल की एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस डिफरेंट होता है फ्रॉम द अदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखें तो ग्लूकोज थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड इज अ ब्रिट टिकी एंड कम्प्लेक्स प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बाइल सॉल्ट्स एग्रीगेट करेंगे स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स पे और उसे कन्वर्ट कर देंगे इनटू माइसेल्स और ये माइसेल्स आपके एपिथेलियल सेल्स में एब्जॉर्ब होंगे थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। फिर अब आप प्रोटीन के ऊपर आते हैं। प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन स्टमक में हुई थी। उसके बाद जो रिमेनिंग होता है स्टमक के अंदर आपकी लॉन्ग पेप्टाइडल चेन कन्वर्ट होती है इनटू स्मॉल पेप्टाइन और फिर वो एंटर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास पेप्टाइड डेज होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन्स को इनटू अमीनो एसिड्स और ये अमीनो एसिड्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से डिफ्यूज होते हैं आपके ब्लड में। देन दे मूव टुवर्ड्स द लिवर जहाँ पे वो मॉडिफाई होते हैं और रिलीज होते हैं इनटू ब्लड स्ट्रीम्स। अब फूड इंटेस्टाइन से पास होती हुई और एब्जॉर्ब होती गई और रिमेनिंग अनडाइजेस्टिव फूड एंटर होगी आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर देखा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर इन साइज देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। सीसम जो कि कनेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को विद द लार्ज इंटेस्टाइन। देन वी हैव असेंडिंग कॉलर, हेपेटिक फ्लेक्सर, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलम, रेक्टम एंड फाइनली एनस। अगर देखा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन परफॉर्म अ मिलियन ऑफ फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल it is the house of millions of bacteria that produce the vitamin K and B. ये विटामिन K और B आपके अनडाइजेस्टिव फूड के साथ साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं इनटू द स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। उसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन ये होता है कि वो आपके अनडाइजेस्टिव फूड में से पानी और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करे। इसके बाद आपके फूड कन्वर्ट हो जाती है इनटू सॉलिड मैस विच इज नॉन एज फीसिस और ये फीसिस आपके इन्वायरमेंट पे रिलीज हो जाता है। अडल्ट इसको वॉलंटरी थ्रू रिलीज करते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं वो दे डू विदाउट अ लैक ऑफ कॉन्शियस। अगर देखा जाए तो आपकी जो डाइजेशन है यानी कि आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग हॉलो ट्यूब
लेकिन इस लॉन्ग हॉलो ट्यूब के अंदर ये डिसअसेंबली लाइन है। जैसे जैसे फूड आगे प्रोसेस होती जाती है, आगे मूव करती जाती है, साथ साथ उसके ऊपर सर्टन जूसेस और एंजाइम्स होते हैं वो एक्ट कर रहे होते हैं और उसको ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं इनटू सिंपल बायोमॉलिक्यूल। लेकिन इस प्रोडक्ट यानी कि इस पूरी डिसअसेंबली लाइन को सपोर्ट कर रहे होते हैं आपके कुछ एक्स्ट्रा ग्लैंड्स जिनको हम एक्सेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड दैट पार्टिसिपेट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम: लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। यह आपके डाइजेशन के प्रोसेस के साथ साथ मिलियंस ऑफ अदर फंक्शंस जो है वो करवा रहा होता है और इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इट हेल्प इन द डाइजेशन by producing and secreting of the bile juice in the small intestine. Bile juice जो है वो consist होता है पानी, salts, sodium glycocolate, bile pigment, bilirubin, cholesterol, lecithin mucus, cells and cell debris पे। Bile salts इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो आपके एसिडिक काइम को कन्वर्ट कर रहे होते हैं और न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं और आपके लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं into smaller droplets by the process known as emulsification। फिर हमारे साथ इसके साथ साथ मौजूद होता है गॉल ब्लैडर। ये वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें लीवर का जो बाइल जूस होता है वो स्टोर होता है और रिलीज होता है जब जरूरत होती है। देन वी हैव द पेनक्रियास। पेनक्रियास बहुत ज़्यादा यूनिक है इस सेंस में कि वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज कर रहा होता है। एक्सोक्राइन के अंदर वो डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है जो आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है और एंडोक्राइन के अंदर वो आपके उसके पास इसलेस ऑफ लैंग्रीहांस होते हैं जो कि आपके इंसुलिन और दूसरे हार्मोन्स रिलीज कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स की। सबसे पहले बात करते हैं अल्सर की। अल्सर आपने सुना होगा कि आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है। इस डिजीज़ के अंदर होता यह है कि आपकी जो म्यूकोसल लेयर है वो डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से आपके इनर मसल्स जो हैं स्टमक के वो एक्सपोज हो जाते हैं टू दी गैस्ट्रिक जूस और वो गैस्ट्रिक जूस जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने के साथ साथ आपके स्टमक की लाइनिंग को भी डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे जख्म क्रिएट कर देते हैं। इस बीमारी को कॉज करने वाले बैक्टीरिया का नाम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। इसके बाद हमारे पास आती है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग सबको पता है कि ये गंदा खाना खाने से होती है क्योंकि गंदे खाने के अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरियाज होते हैं। इसके कॉमन सिम्टम्स में हैं चिल्स, हार्टबर्न, नोजिया, डिजीनेस एंड हीट। फिर उसके बाद हमारे पास डायपेप्सिया आता है। डायपेप्सिया इज डिफाइंड एज द इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड। आपका खाना जब प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट नहीं होता तो आपके बॉडी के अंदर डिस्कम्फर्ट होती है और आपको एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाती है और ये एक डिजीज़ नहीं है बल्कि ये एक सिम्टम है डिफरेंट डिजीज़ का। फिर हमारे पास आती है ओबेसिटी। ओबेसिटी नाउ और डेज दुनिया की बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारियों में से एक बीमारी है और इसको मदर ऑफ ऑल डिजीज़ भी कहा जाता है। इसका सिर्फ एक कॉज नहीं होता बल्कि इसके सर्टेन कॉज होते हैं। इसमें दोनों इन्वायरमेंटल और आपकी बॉडी के इंटरनल जेनेटिक या हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी जो होते हैं वो शामिल होते हैं। अब फिर उसके बाद हमारे पास आता है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। इसके अंदर जो इसके पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। फिर उसके बाद इस खौफ से कि उनकी बॉडी के अंदर वेट गेन ना हो जाए वो अपने कुछ ऐसे मेडिसिन को लेते हैं जिसकी वजह से उनको वॉमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा और अपने पेट के अंदर से जो खाना होता है वो रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। और ये जो होता है ये आपकी बॉडी की मतलब ये आपके दिमाग की बीमारी होती है और ये जो है ये प्रॉपर थेरेपी और प्रॉपर मेडिकेशन से जो होते हैं ये इसका इलाज हो सकता है। आखिर में हमारे पास है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये बीमारी आजकल के टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अंदर पेशेंट को ये लगने लग जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट होता जा रहा है जिसकी वजह से वो खाना नहीं खाता और खाना ना खाने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती है और उसको सर्टेन प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। ये एक मेंटल डिजीज़ है और इस बीमारी का इलाज साइकियाट्रिस्ट थेरेपी से होता है। आई होप आपको मेरे आज के बताए हुए टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutoria.pk signing off. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.